जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी के परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो हमारा क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 1.2 है उसका जो प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 है उसको कवर करेंगे। हाँ, 5 लिखा हुआ नहीं है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक ना। उससे पहले एक चीज़ जो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ पिछले 2 वीडियो से, आपको पता होगा अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो, ठीक ना। आपको हर लेक्चर के एंड में डीपीपी देखने को मिलता है। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यह एक पीडीएफ का फॉर्म पीडीएफ होने वाला है, उसको हम लोगों ने डीपीपी का नाम दिया हुआ है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उस डीपीपी के अंदर, उस पीडीएफ के अंदर आपको कई सारे केटीकेज मिलेंगे। केटीके बोले तो खुद ट्राई करें, और उस केटीके के अंदर आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली सीधा सीधी बोलो तो आपको हर लेक्चर के एंड में डीपीपी डाउनलोड करना है और डीपीपी में जो प्रश्न है उसको बनाना है, क्योंकि जो उसमें प्रश्न होंगे वो आपका जो लेक्चर लिया जाएगा उससे रिलेटेड होगा। उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जो प्रश्न पढ़ाया जाएगा, जिस भी टाइप का आपको पढ़ाया जाएगा उसी टाइप का सेम हुबहू प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ डीपीपी का प्रश्न को समझ लीजिएगा, ये मामूली प्रश्न नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए कि वो तिलस्मी प्रश्न होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अगर लेक्चर में कोई ऐसा प्रश्न है जो पढ़ाया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस में प्रश्न बना है, तो उन सारे प्रश्नों को डीपीपी में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि आगे चल के प्रश्न बने तो किस टाइप का प्रश्न बनेगा वो भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मिल सकता है क्या, मिलेगा, ठीक ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ डीपीपी को जरूर बनाइएगा, ठीक ना। आप अगर डीपीपी बनाइएगा तो आपका 100 आउट ऑफ 100 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो आसमान को छुएगी। बात मानिए मेरा। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, हर लेक्चर को अटेंड करना है, उसके बाद डीपीपी डाउनलोड करना है। डीपीपी डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्यूशन करना है। हाँ, कभी हो सकता है आपका कुछ सॉल्यूशन ना बने, तो उसके लिए आपको डीपीपी का एक अलग से सॉल्यूशन वाला एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक ना। उसमें आपको सॉल्यूशन हाथ से लिखा हुआ, मेरा हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक ना। ये तो था मेरा सीक्वेंस, यानी कि आपको डीपीपी हर लेक्चर के एंड में मिलेगा। ये तो मेरा सीक्वेंस है, मैं बेसिकली आपको मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं दूंगा इस तरह करके आपको डीपीपी हर लेक्चर के एंड में। बाकी जो डीपीपी है वो आपको सिर्फ मैथ में ही नहीं, साइंस में भी मिलेगा, आपका एसएसटी मिलेगा, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में डीपीपी मिलेगा। पर बाकी जो सर हैं, जैसे कि जो एसएसटी पढ़ाते हैं पंकज सर, दामोदर सर, और जो हिंदी इंग्लिश वो सब पढ़ाएंगे, तो वो जाने भाई वो किस तरह से डीपीपी देंगे आप उन्हीं से पूछ लीजिए, ठीक। पर मेरा देने का सीक्वेंस रहेगा, हर लेक्चर के एंड में आपको डीपीपी दिया जाएगा, ठीक। तो बेसिकली आज की इस क्लास में भी आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी अब बात रहा कि डाउनलोड कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब भाई उतना बच्चा तो आजकल टैलेंटेड होगा, डिस्क्रिप्शन किसको बोलते पता ही होगा, ठीक ना। हाँ, तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, क्या, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक। वहां पे टच कीजिएगा तो एक छोटा सा 6 मिनट का 7 मिनट का वीडियो होगा, वॉच कर लीजिएगा। 2x का स्पीड में कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको पता चल जाएगा कहाँ से डाउनलोड करना है। डीपीपी भी पता चल जाएगा, डीपीपी का सॉल्यूशन भी कहाँ से डाउनलोड करना है पता चल जाएगा। पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको क्या करना, मतलब समझिएगा आपको क्या करना है, समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डीपीपी को बनाने से पहले लेक्चर अटेंड करना है, फिर डीपीपी बनाना है, फिर देन नहीं बना तो सॉल्यूशन देखना है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए आज की इस कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, क्या देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए। सबसे पहला बात कि ये क्या है, देख सकते हो यहाँ पे 3 को संख्या है, ठीक ना। मैं बार बार बोलता हूं, मेरे क्लास अटेंड करते तो ट्राई कीजिएगा मेरा सारा वीडियो देखने का। उससे क्या होता है कि मेरे साथ आपका अच्छा रिदम बनता है। अब अचानक कोई आदमी आया, बोला कि हमको 3 नंबर का प्रश्न फंस रहे हैं, हम आके वॉच करेंगे, तो उसका दिमाग घूम सकता है। ऐसा बात नहीं समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में आएगा, पर समझ में ही आएगा। पर जो मेरे साथ रेगुलर बन के है ना, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको हर चीज पकड़ में आएगा। तो आपको पकड़ना है कि समझना है सर, ये बता लीजिए आप लोग। हाँ, पकड़ना है तो पूरा क्लास एकदम मेरा जो वीडियो डालूंगा प्रत्येक वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देख सकते हो 3 संख्या दिया हुआ है। पहले आपको 2 संख्या मिलता था, तो उससे क्या मतलब है, 3 है, 4 है, 5 है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना रहे भाई फोड़ देंगे हम लोग। 3 संख्या, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह करेंगे। 12, 15, 21 जो यहाँ पे 1 नंबर में है, पार्ट 1 में 3 नंबर के प्रश्न का, उसमें जो आपको संख्या नजर आ रही है 12, 15, 21, उसका अलग से अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देन देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या है। समझ में आएगा आपको? उसी तरह से करना है। हाँ, अब बहुत सारे दोस्तों का एक यहाँ पे सवाल आ सकता है, सर क्या हम पहले जैसा नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे 2 संख्या होता था तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेते थे और एलसीएम जो है वो फॉर्मूला से लगा लेते थे। तो यहाँ पे देख सकते तो यहाँ फॉर्मूला आप लोग नहीं लगा सकते। कौन सा फॉर्मूला, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मैं उसका बात कर रहा हूँ।
पर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 संख्या नहीं हुए, 3 संख्या, और वो फॉर्मूला सिर्फ 3 संख्या के लिए वैलिड है। अब ऐसा नहीं बहुत सारे मेरे 30 मार्क होंगे कर देंगे, पहली संख्या यानी 12 गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बराबर HCF ऑफ ए बी सी और एलसीएम ऑफ ए बी सी, गलत हो जाएगा, वैसे नहीं करना है, सिर्फ 2 ही के लिए वैलिड है। समझ में गया ना वो फॉर्मूला। तो आप लोग को नॉर्मल जिस तरह से विधि से बनाया जाता है उस तरह से बनाइए। तो 1 नंबर का प्रश्न को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपके पास दिया हुआ है 12, 15 और आपके पास 21 है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे सेपरेटली इनका हम लोग, जो आप लोग को तो भाई पता ही होगा, अब मैं हर वीडियो में तो उतना बार बार तो आप भाज्य गुणनखंड नहीं ना बता सकता, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इससे पहले वाला वीडियो कम से कम एटलीस्ट तो देख ही लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग उदाहरण जो आपका 6 और 7, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, 6 नंबर ही था ना, हाँ उदाहरण जो आपका 6, 7, 8 है उसको जरूर जाके वॉच कर लीजिए, जिसका मैंने वीडियो लिया हुआ है, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। जरूर जाके देख के आइए उसको। ये 2 से जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, देख सकते हो, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भागा देना पड़ता है। तो 12 को किससे भागा दे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो अभाज्य हो और जो 12 को पूरी तरह से काटे, जो कि 2 है, ठीक ना। बाकी 3 भी काटता है, पर 3 से नहीं देंगे, 2 से देंगे, क्योंकि 3 से छोटा 2 है इसलिए। तो बेसिकली आप लोग इसको 2 से दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 6 12, अब 6 आ गया। 6 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से दीजिए, ये भी 2 से जाएगा, 2 3 6, ठीक ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, 3 आ गया, तो 3 तो भाई खुद एक अभाज्य संख्या, तो इसको 3 को खुद 3 से दे दीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए, तब तक आप लोग काम करते जाइए। 15 को देखिए, 15 आपका बेसिकली ये डायरेक्ट 3 से जाएगा, 2 से तो कटने से रहा भाई, ठीक ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3 5 15, ठीक ना, हाँ 3 5 15 हो जाएगा। अब जो 5 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 5 1 5, एक अंबर में जाएगा भाई, एक आ गया नीचे, चलो ठीक है। अब 21 जो है ये किससे जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 खुद अभाज्य संख्या यानी कि 7 1 7, बस यहाँ तक करके हम लोग को रुक जाना है, ये काम तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम उसी तरह से लिख देना है यहाँ पे जिस तरह से हम लोग अभी तक लिखते आए हैं, इसलिए लिख दीजिए 12 15 और 21, जो संख्या उसको लिख दीजिए, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या है जी, थोड़ा उसको लिख दीजिए, जो कि है अभाज्य गुणनखंड है। इस तरह करके आप लोग चाहते इस तरह डैश दे सकते हो। अब यहाँ पे लिख दीजिए 12 का क्या है जो अभाज्य गुणनखंड, आप लोग लिख सकते हो, 12 के लिए 1 2 को 2 है, तो उसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, गुणे में यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है भाई। 3 को 15 को क्या लिख सकते हो, 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देख सकते हो 3 और गुणे में 5 है, ठीक है जी, समझ में आ गया आपके पास। और उसके बाद 21 का क्या है, देख सकते हो यहाँ पे 3 और 7 है, 3 गुणे 7, ठीक। अब इंटू में 1 भी है, तो 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है भाई, ठीक ना। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसीलिए भाई हम लोग जानते हैं, ठीक ना। HCF अब क्या होगा इनका, अभी आप लोग बता दीजिए। अब इसका HCF क्या हो जाएगा इनका, तो HCF क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन है, तो देख सकते हो इनमें सब में 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं कॉमन है, तो इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा भाई, जो कॉमन है उसको तो पकड़ ही लीजिए, बाकी जो कॉमन नहीं सबको लिख दीजिए। देख सकते हो यहाँ पे 2 है, तो 2 का पावर 2 क्या है, यहाँ पे बचा हुआ है 2 का पावर 2, गुणे में यहाँ पे 5 और गुणे में 7। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने पहले से करके रखा हुआ है ताकि मेरा आसानी हो, थोड़ा टाइम बचे, ठीक ना। बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा घर में इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करने का, आराम से कर सकते हो आप लोग। देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि 3 4 है 12, 12 को फिर 5 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 12 5 60, 60 को फिर 7 से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 6 को 42 यानी कि 420 यानी कि 420 आएगा, 420 ही आएगा ना, हाँ। तो ये क्या हो गया, HCF और LCM निकालिए, आप लोग लिख सकते हो। अतः HCF किसका लिख दीजिएगा, HCF ऑफ 12 15 और किसका 12 15 और 21 का कितना है आपके पास, देख सकते हो 3 है। और उसी तरह से सेम आप लोग लिख दीजिएगा LCM, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, LCM ऑफ किसका 12 15 और 21 कितना हो जाएगा आपके पास, देख सकते हो 420। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, बनाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट पार्ट वाला चीज समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट है आपका प्रश्न क्या है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सेम वही सब रहेगा, ठीक ना, सेम इसी तरह से आपको लिख कर बनाना पड़ेगा। तो मैं सारा चीज नहीं मिटाता हूँ ताकि मुझको थोड़ा आसानी हो, ठीक ना। ये रहा यहाँ पे, हाँ ये भी मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए
अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 2 नंबर के पार्ट को बनाएंगे। तो 2 नंबर के पार्ट में क्या आपके पास देख सकते हो 17, क्या है 17, 23 और क्या आपके पास 17 है, 23 है और 29 है, ठीक ना। सबसे पहला ट्रिक तो मैं बता दूं, इस तरह करके आपके पास जब भी संख्या होंगी जो क्या होगी, सारी संख्या आपका क्या हो जाएगी, अभाज्य होंगी। तो याद रखिएगा कि उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो किसी से कटता है नहीं, खुद से और 1 से कटता है। तो भाई कॉमन क्या आएगा, सिर्फ A1 ही ना आएगा। तो इसीलिए आपके पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो 1 होता है, ठीक ना। तो देख सकते हो 17 का, 23 का और 29 का जब आप लोग भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे 17 खुद 17 से कटेगा क्योंकि खुद एक अभाज्य संख्या है। 23 खुद 23 से कटेगा, यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। 29 खुद 29 से कटेगा, नीचे में 1 आ जाएगा। तो इस तरह करके आपको करना है। तो इसीलिए आप लोग क्या लिख दीजिएगा, 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड है। 17 का लिख दीजिए, आपके पास क्या है, आपके पास 17 इंटू में 1। आपके पास 23 का क्या आप लोग लिख दीजिए, आप लोग 23 इंटू में 1। 29 का क्या आप लोग लिख दीजिए, 29 इंटू में 1। अब से उस तरह से एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, जो चीज कॉमन है भाई, तो कॉमन 1 है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन उसको भी लिख लीजिए और साथ ही साथ जो कॉमन है उसको गुना कर दीजिए। 17 गुणा 23 गुणा 29, इसको आपस में गुणा कीजिए। थोड़ा देख लीजिए आप लोग कितना आ रहा है गुणा करके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो इसको जब आप लोग गुणा कीजिएगा 17, 23, 29 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 11, 33, 9, 11, 33, 9, ये आपके पास आएगा। आप लोग देख सकते हो, सेम उसे लिख दीजिएगा। अतः एचसीएफ किसका, इसका 17, 23 और 29 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 है। एलसीएम 17, 23 और 29 का क्या आपके पास देख सकते हो 11, 33, 9, ठीक ना। हो सकता है थोड़ा चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं अगर मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में से, तो कैलकुलेशन आपको आता है ना, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, बेसिकली बनाना है। चलिए हम 3 नंबर के पार्ट पर आते हैं। इसको क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए 3 नंबर के पार्ट में आपके पास दिया 8, तो 8 क्या आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 200 के 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, ठीक ना। अब 2 खुद 2 से जाएगा, नीचे में 1 आ गया। चलिए 9 का देखते हैं। 9 आपका 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 एक बार में जाएगा। 25 का देखते हैं, ये 5 से डाट जाएगा, 5 25, ये 5 खुद 5 से जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब सेम उसी तरह से, इसीलिए 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड है, तो उसको लिख दीजिए जो जो है भाई, ठीक। देखिए आपके पास है 8 का कितना आ गया, आपके पास देख सकते हो 3 को 2 है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो 2 का क्यू इंटू में 1, ठीक ना। और यहाँ पे 9 है, तो 9 का क्या होता है 3 का स्क्वायर इंटू में 1, ठीक ना। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू में 1, ठीक ना। 1 को मैंने बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये संख्या भले अभाज्य नहीं है, पर इनमें से कोई संख्या कॉमन नहीं, इसलिए इसका एचसीएफ भी 0 होगा, 0 बरा 1 होगा, 0 तो नहीं हो सकता, 1 होगा, ठीक ना। तो इस तरह के लिए मैंने क्या किया, जहां पे 1 होगा सिर्फ वहां पे 1 को ले लीजिएगा, जहां पे 1 नहीं होगा वहां पे आप लोग नहीं लीजिएगा, ठीक ना। तो इस तरह थोड़ा मोड़ा समझना पड़ेगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा सा बात है, जो कॉमन है वो वही आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम में थोड़ा सा चेंज होगा भाई, थोड़ा सा क्या पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, देख सकते हो जो कॉमन उसको तो लिख दीजिए 1 है भाई, 1 को लिख दीजिए, इंटू में 2 का पावर में 3, इंटू में 3 का पावर में 2, इंटू 5 का पावर में 2। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का पावर में 3 यानी कि 8 लिखा जा सकता है, इंटू 3 का पावर में 2 यानी कि 9 लिखा जा सकता है, इंटू 5 का पावर में 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 25 लिखा जा सकता है। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो आप लोग को क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिएगा आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये डायरेक्ट आएगा, ये आपके पास 1800 आएगा। क्या आएगा, 1800 आएगा, सीधा सीधे 1800 आ जाएगा। 25, हाँ 25, 1800 आ जाएगा, ठीक। आप लोग खुद से कर लीजिएगा भाई, अब उतना मैं करूंगा तो नहीं होगा। देखो तो 8 9 72, 72 को आप लोग फिर क्या कीजिएगा 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा करके जो आएगा वही मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो आप लोग सब कर लीजिएगा, ठीक। सेम उस तरह से यहाँ पे जो चीज है उसको लिख दीजिए। अतः ये चीज तो आप लोग कर लोगे ना। अतः क्या हो जाएगा आपके पास 8 9 25 का एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम लिख दीजिएगा यहाँ पे 8 9 25 का जो है लिख दीजिएगा, कितना हो जाएगा जो है उसको लिख दीजिए, क्या आपके पास 1800। तो इस तरह करके आप लोग कर दीजिएगा। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, और इससे बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न बनता भी है, ठीक ना। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग को कैसे डील करना है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया था, आप लोग उदाहरण वाला वीडियो जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। पहले जाइए चेक करके आइए, अभी जाइए, हाँ वीडियो पॉज कीजिए, जाइए पहले चेक करके आइए तुरंत, हाँ
पहले चेक करके आइए, उसके बाद इसको बनाइएगा। तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बना देता हूँ, अगर आपने चेक करके आया हुआ है तो ठीक ना, और नहीं आया तो यहीं से देखिए, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में सीधा कर रहा है कि HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 है, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, ठीक है भाई, 9 दिया हुआ है। और एलसीएम ऑफ इतना और इतना, यानी कि भाई 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि आपके पास इन दो संख्या आपके पास गिवन है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसका HCF 9 दिया हुआ है, लेकिन एलसीएम आपको इन दोनों संख्या ज्ञात करना है। हाँ, बहुत सारे दोस्तों का ये एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे दो संख्या, यहाँ पे दो संख्या, तो ये दोनों क्या अलग हो सकती है? नहीं, ये अलग नहीं हो सकती। मतलब समझिए, ये दोनों अलग हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 306 657, ये दोनों तो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दो संख्या नजर आएंगे वो यहीं पे नजर आएंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ में जो संख्या वो वहीं पे रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 306 तो यहाँ पे 306 होगा, यहाँ पे 657 होगा तो 657 होगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ठीक ना। तो याद रखिएगा वो सेम ही होता है। अब भाई बात रहा बनेगा कैसे, तो सेम सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, दिया है। पहली संख्या थोड़ा अच्छा से लिख के बनाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम लिखने का ही नंबर देता है। पहली संख्या, अब आप लोग पहली संख्या को आप लोग क्या कीजिए, ए मान लीजिए, इस तरह करके ब्रैकेट में ए कर दीजिए, तो समझ जाए कि पहली संख्या को बेचारा ने ए माना हुआ है। अब बेचारा कौन है, आपको, ठीक ना। हाँ चलिए, तो पहली संख्या क्या है, 306, इस तरह लिख दीजिए। दूसरी संख्या उस संख्या को आप लोग बी मान लीजिए भाई, चलिए मैं छोटा बी मान लेता हूँ, छोटा ही मानिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। ये क्या आपके पास 657, ठीक। और हमारे पास HCF दिया हुआ है, HCF किसका, A एंड B का दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग को पहली संख्या दूसरी संख्या A और B मान चुके हैं। तो डायरेक्ट आप कौन 306 और 357 लिख सकते हैं, उतना 657 कौन लिखेगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, A और B कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक ना। आप लोग चाहो तो इस तरह करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिएगा, हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, फॉर्मूला हम लोग पता है, A इंटू B बराबर HCF, ऐसे लिखिएगा, HCF ऑफ A इंटू बी, और इंटू में एलसीएम ऑफ A इंटू बी। हम लोग ये चीज जानते हैं ना, इंटू नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ A कोमा भी होता है, इंटू मत कर दीजिएगा, ठीक ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, HCF ऑफ A एंड B, यानी कि A और B का HCF, एलसीएम ऑफ A एंड B, यानी कि A एंड B का एलसीएम। तो ये फॉर्मूला होता है, बेसिकली हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग लिख दिए कि हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है जी। चलो भाई ठीक है, उससे पहले मैंने क्या किया कि जो प्रश्न में दिया है उसको मैंने डिकोड कर दिया। प्रश्न को देखिए क्या पता चल रहा है कि पहली संख्या हम लोग ये वाला मान लेते हैं, दूसरी संख्या ये वाला मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग चाहो तो पहली संख्या इसको भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और उसके बाद पता है कि HCF जो है दिया हुआ है इतना, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसके जगह पे आप लोग 306 657 लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा, नहीं लिखेगा तो बेटर होगा। चलिए भाई, नहीं लिखे कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब जो हमारे पास फॉर्मूला में है, मतलब जो चीज है फॉर्मूला में मौजूद है और वो चीज दिया हुआ डाटा, तो उसको हम लोग दे देते हैं भाई। ए हमारे पास है, ए कितना है 306, लिख दीजिए भाई, गुणे में बी कितना आपके पास देख सकते हो 657 दे दीजिए, बराबर HCF ऑफ A एंड B कितना आपके पास देख सकते हो 9 है, गुणा में एलसीएम तो हमको ज्ञात ही करना, तो जैसा कहते हैं मैं लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ A एंड B का, कि यही ज्ञात करना है। अब आपको भाई बचपन में आप लोगों ने तो बराबर की इधर बहुत हेराफेरी किए होंगे, बस वही करना है। देख सकते हो एलसीएम के साथ यहाँ 9 गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो सेम इस तरह से बन जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 जो कि था, और नीचे में बटे में 9 आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या देख सकते हो कि 9 जो है वो गुणा में है एलसीएम के साथ। अब इधर क्या बचा, एलसीएम ऑफ कितना बचा, A एंड B बचा। अब कुछ नहीं, सिंपली इसको काट दीजिए तो देखेगा ये डाट, ये पूरा 9 से कट जाएगा, यानी कि 9 1 9 देख सकते हो, यहाँ पे क्या जाएगा 9 3 27, 27 यहाँ पे 3 जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि 34 आएगा। अब बचा भाई क्या आपके पास, यहाँ पे 34 बचा, यहाँ पे 657 बचा, 34 इंटू में 657, और यही जो है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, किसका, A एंड B का। अब कुछ नहीं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए क्या आएगा आपके पास। तो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 657 और गुणा कर दीजिएगा 34 से, आप लोग का जो है आप लोग करके देख लीजिएगा भाई। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 22 33 33 8,
ये क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा बराबर एलसीएम, ठीक ना। अब इधर एलसीएम थोड़ा दिखने में ठीक नहीं लग रहा तो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक ना। कुछ नहीं, आप लोग पलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर लिख दीजिए एलसीएम किसका किसका, ए एंड बी का, ठीक ना। कितना आ गया आपके पास, कितना आया था आपके पास, 22 33 8, 22 33 8 नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है, 22 33 8। तो ये हो गया आपके पास एलसीएम। आप लोग लिख दीजिए डेट, अतः एलसीएम ऑफ किसका किसका भाई, 306 और 657, 657 है ना, हाँ 657 कितना है आपके पास, 22338। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह करके ब्रैकेट में गोल मत कीजिएगा, आप लोग ऐसे इस तरह बॉक्स बनाइएगा, ठीक, इस तरह करके बॉक्स बनाइएगा। अगर आप लोग ब्लू पेन से आंसर को लिखे हैं तो ब्लैक पेन से बॉक्स बनाएगा, ब्लैक पेन से लिखे तो ब्लू पेन से बॉक्स बनाएगा, उससे हाईलाइट होता है बस। तो इस तरह करके आपका 4 नंबर भी बन गया। अब चलिए हम लोग आगे का जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको बनाते हैं, ठीक। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो समझने का ट्राई कीजिएगा। बहुत मस्त प्रश्न है, ठीक ना, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ठीक ना। तो अब भाई चांसेस हो या ना हो क्या मतलब है, आप पढ़ लीजिए पूरा, आपको आगे चल के और काम देगा। ये कंपटीशन के व्यू पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। तो देखिए बेसिकली यह प्रश्न को मैंने उदाहरण नंबर 5 है, हाँ उदाहरण नंबर 5 है शायद, हाँ उदाहरण नंबर 5 है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए। हाँ आप लोग उसको देखिए, मैं इसको शॉर्ट में पार कर रहा हूँ, उसको जरूर देख कर रहेगा। मैं फिर सब उतना नहीं बताना चाहता, सीधा सीधी बोलो भाई, ठीक ना, जो करना है सीधा करना है। तो आप लोग जाइए सबसे पहले उसको देख कर आइए, ये आपका काम रहेगा। जाइए जाइए अभी जाइए उसको देख कर आइए, तभी आपको चीज तो अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी बनाने की इतना मैं बता देता हूं ताकि आप लोग कोई स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन खोज के यहाँ आया होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा बता देता हूँ, ठीक ना, ऐसे बता ही देता हूँ पूरा, मैं पता हूँ बोलता हूँ जाके देख के पूरा लगभग बता ही देता हूँ, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n क्या कोई प्राकृतिक संख्या बोले तो जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना, के लिए संख्या 6 की पावर में n है, यानी कि घात में n है, ठीक ना, अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी कि ये जो 6 की पावर n है, ठीक ना, इसमें जो n है, ठीक ना, n क्या आपके पास प्राकृतिक संख्या, यानी कि n के जगह पे आप लोग 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। सीधा सीधी बोलो तो 6 के पावर में 1 रख सकते हो, 6 के पावर में 2 रख सकते हो, 6 के पावर में 3, 6 के पावर में 4, 6 के पावर 5, 6 के पावर 7, 6 के पावर में 8, और इस तरह करके आप लोग चाहो तो जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो सीधा सीधी कर रहा है कि जब आप लोग पावर में प्राकृतिक संख्या रखिएगा 6 के, तो जो संख्या प्राप्त होगी, यानी जैसे देख सकते हो 6 के पावर 1 है तो 6 है, 6 के पावर 2 है तो 36 है, इस तरह का देख सकते हो यहाँ पे कई सारी संख्या मिलती गई। तो इन संख्या के अंत में क्या शून्य आएगा, या फिर ये जो संख्या होगी ये शून्य पर समाप्त होगी, यानी सीधा सीधी बोले तो क्या इकाई अंक में 0 आ सकता है, यानी लास्ट से जो अंतिम अंक है, या देख सकते हो यहाँ लास्ट से अंतिम अंक क्या 6 है, लास्ट से 6 है। और इस तरह करके आप लोग जब जाते जाइएगा ना तो आप लोग देखिएगा सब में 6 ही आएगा, अंत में 0 नहीं आ सकता। तो वही आपको प्रूव करके बताना है कि प्रश्न में आखिर भाई 0 नहीं आएगा तो क्यों आएगा। सीधा सीधी उल्टा मैंने दूसरे तौर पे बोलो तो प्रश्न ये पूछ रहा है, पर प्रश्न आपको क्या करना है कि आपको किसी तरह से ये प्रूव करना है कि 6 के पावर में n, आपको पता है भाई कि 6 के पावर में n में जब आप लोग प्राकृतिक संख्या रखिएगा तो कभी भी इकाई अंक में 0 नहीं आएगा, पर क्यों नहीं आएगा वो आपको थोड़ा सा लिख के समझाना पड़ेगा प्रश्न एग्जामिनर को, तभी वो फुल नंबर देगा, वरना भाई इस तरह कर दीजिएगा तो नहीं देगा। फिलहाल तो ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ था, दिखाने के लिए कि कभी भी ये जो इकाई अंक है वहां पे शून्य नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यूं समझिए कि शून्य का आने का कॉन्सेप्ट क्या है। सो देखिए अब भाई किसी संख्या में शून्य का मतलब क्या है, जैसे कि 10 है तो 10 के देख सकते हो इकाई अंक में 0 है, यानी कि ये क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसके अंत में शून्य है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 20 हो गया, ये भी क्या है, वही है कि अंत में आपके पास शून्य है। जैसे देख सकते हो 225 हो गया, ठीक ना, आप लोग देख सकते हो कि आपके पास क्या आ जाएगा। आप लोग और एक एग्जांपल लो, नहीं लो कोई बात नहीं, चलिए मैं ये ले लेता हूँ, मान लो 335 है, ठीक ना, ये है 350 है, 35 है 350 है। तो ये सारी संख्या देख सकते हो अंत में शून्य है, यानी कि ये सभी संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो इस टाइप की संख्या क्या इसमें आ सकती है, आपको पता है ऑलरेडी कि नहीं आ सकती। अब नहीं आ सकती तो क्यों नहीं आ सकती भाई, तो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिएगा जब भी इस तरह करके अंत में शून्य हो ना, यानी कि ऐसी संख्या जो शून्य पर समाप्त हो, वो सारी संख्याएं कहीं ना कहीं प्रत्येक संख्या 10 से विभाजित होगी। समझ में आएगी ना, एकदम समझ में आ गया होगा। देखिए
अब 10 तो भाई खुद 10 ऑलरेडी है। देख सकते हो 20 ये 10 से विभाजित है। आप लोग 20 को लिख सकते हो 10 गुणे में 2, लिख सकते हो कि नहीं? एकदम लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें 10 जो है 2 को मिलकर 20 बना है, यानी कि इसमें 10 है, ठीक ना। या सीधा सीधी बोलो तो आप लोग 20 को 10 से भागा देके देखिए आपके पास 2 आएगा, ठीक ना। उसी तरह से देख सकते हो 250 को आप लोग 10 से भागा देकर देखिएगा तो आपके पास क्या 25 आएगा। या फिर दूसरे वर्ड में मैं बोलूं तो ये 10 गुणे में 25 है, ये मिलकर ये बनता है 225, यानी इसमें भी 10 है। इसमें 335 में भी देखिएगा, इसमें भी 10 गुणे में 35 है, तभी ना ये बना है। उसी तरह से एनीथिंग कोई भी संख्या ले लीजिए, सपोज दैट कि आपने ले लिया अपने पास 9999990 ले लिया, तो ये क्या है कि ये 10 गुणे में 1 2 3 4 5 को 9 है, 1 2 3 4 और 5 ये है। यानी प्रत्येक जो संख्या जो शून्य पर समाप्त हो वो 10 पर समाप्त होगी ही, मतलब वो 10 से कटेगी ही। अब भाई आपको पता है कि 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 और गुणे में 3, यानी 2 और 5 होता है, ठीक है। 2 गुणे में 5, यानी 10 को आप लोग 2 गुणे 5 तोड़ सकते हो। तो क्या इनमें जो प्रत्येक में 10 है, क्या उसको भी आप लोग 2 गुणे में 5 तोड़ सकते हो? जी तोड़ सकते हैं। इसको भी आप लोग 2 गुणे में 5 तोड़ सकते हो, 2 गुणे में 5 तोड़ सकते हो। यहाँ भी आप लोग 2 गुणे में 5 तोड़ सकते हो। यानी कि दूसरे वर्ड में मैं बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जिन संख्या के अंत में 0 है, प्रत्येक संख्या में आपको 2 और 5 आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 जो है वो ज्यादा देखने को मिले, 2 को देखने को मिले, 3 को देखने को मिले, 5 जो है हो सकता है 6 को 7 को देखने को मिले, पर कम से कम आपको 1 2 और 1 5 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया ना आपको? जैसे कि देखिए आप लोग जब 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास? देख सकते हो ये आएगा 2 या 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10, ये 5 या 1 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये 2 का पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो 1 2 और 1 5 ऑलरेडी इसमें है, साथ साथ हाँ 1 2 ज्यादा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 2 का पावर 2 है। सीधा सीधी बोलो तो प्रत्येक में 2 का पावर 2 और 5 अनिवार्य रूप से होगा ही होगा, जिसमें आपका अंत में 0 होगा। समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि वो 2 और 5 10 का गुणनखंड है, और 10 जो है वो प्रत्येक संख्या में मौजूद है जिसके अंत में 0 है। समझ में आ गया आपके पास? एकदम समझ में आ गया। चलिए भाई ठीक है। अब मैं और एक चीज आपको पूछना चाहता हूं, यानी कि सीधा सीधी बात है कि 6 का पावर n जो है ये तभी 0 पर समाप्त होगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड में कहीं ना कहीं आपके पास 2 और 5 मौजूद होगा। समझ में आ गया आपके पास? तो आप देखते हैं भाई 2 और 5 मौजूद है कि नहीं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 6 का पावर में n को। भाई अब देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, ठीक ना। तो अब बात रहा भाई इसको करें कैसे, तो आपको झूठ मूठ का पावर में n देखिए भोला मतलब भटकाने का ट्राई किया गया है। देखिए n का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? ये जो घात है, ये जो पावर, उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? पावर कुछ नहीं होता है, बेसिकली पावर का मतलब ये होता है कि पावर जितना है उतना बार 6 को खुद ही से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि देख सकते हो पावर 1 यानी कि 6 खुद 1 से मल्टीप्लाई, 6 ही रहेगा भाई, ठीक ना। जब n के जगह पे 2 है यानी कि 6 जो है वो 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि पावर में 2 है। अगर पावर में 3 है यानी कि 6 जो है वो खुद 3 बार मल्टीप्लाई होगा खुद से ही। 4 है तो क्या हो जाएगा, 6 खुद 4 बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली पावर का मतलब यही होता है कि जितना आपके पास पावर है उतना बार वो जो बेस में है, इसको क्या कहते हैं, जो नीचे में, उसको बेस बोला जाता है। आप लोग बेस बोल सकते हो। तो बेस को खुद ही से उतना बार मल्टीप्लाई करवा देता है जितना बार आपके पास n दिया हुआ है। समझ में आ गया ना? बस पावर का मतलब यही होता है। यानी कि सीधा सीधी में एक चीज पूछूं आपसे, क्या n के पास, यानी 6 के पावर n जो है, इस n के पास इतना पावर है, इतना एबिलिटी है कि ये 6 को चेंज कर दे? थोड़ा सोच के देखिए। आप लोग बोलिएगा नहीं सर, क्यों? क्योंकि देखिए अभी 6 का पावर में 1 है, मान लीजिए n के जगह पे आप लोग कोई प्राकृतिक संख्या, तो मान लीजिए 6 का पावर में 1 है, तो क्या यहाँ पे जो बेस 6 है वो क्या चेंज हुआ? नहीं, 6 का 6 ही रह गया। क्या 6 के पावर में अगर मैं 2 रख दूं तो क्या अब ये 6 के जगह पे 7 हो गया? नहीं, 6 ही है। अगर मैं 6 के पावर में अगर 100 रख दूं, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ये 6 चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, 6 का 6 ही से रहेगा। लेकिन हाँ, इस टोटल का वैल्यू, 6 का पावर 1 का वैल्यू, 6 का पावर में 2 का वैल्यू, 6 का पावर में 10 का वैल्यू, ये चेंज हो सकता है। परंतु क्या बेस चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता। यानी कि n के पास इतना पावर नहीं है कि वो अपना मान बदलने पर 6 को बदल दे, यानी 6 नहीं बदलेगा। यानी सीधा सीधी बोलूं तो 6 का पावर जो n है, इसका जितना भी प्रॉपर्टी है कि ये सम होगा,
होगा, ये संख्या की विषम होगा कि भाज्य होगा कि अभाज्य होगा कि जो भी संख्या होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन 6 पर डिपेंड करेगा, ना कि n पर, क्योंकि n यहाँ पे कोई रोल अदा कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए आप लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ना कि 6 का पावर n का, और 6 का पावर n का आप लोग कर भी नहीं पाइएगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या देखिए क्या उसके पावर क्या उसमें 2 और 5 मौजूद है। अगर 2 और 5 मौजूद है यानी कि वो 0 पर समाप्त होगा, और नहीं है यानी कि नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए, नहीं बोलते बोलते मैंने सारा बता ही दिया, ठीक ना। क्या करो, आप लोग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मैंने बस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। समझ में आ गया आपको। इसीलिए 6 का पावर n जो है उसमें से किसका अभाज्य गुणनखंड होगा, 6 का, ना कि n का। इसीलिए n को ज्यों का त्यों रख दिया हम लोगों ने, 6 को तोड़ दिया 2 इंटू 3 में। क्यों? क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 6 होता है, यानी कि 2 इंटू 3 होता है, मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, देख सकते हो, ये जो n है आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए भाई। क्या कि अगर a इंटू बी है और इस टोटल का पावर में n है, यानी कि होल का पावर में n है, तो आप लोग लिख सकते हो a का पावर में n इंटू बी का पावर में n। तो वही चीज क्या हुआ यहाँ पे, 2 का पावर में n और 3 का पावर में n। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। अब आप लोग देख सकते हो कि 2 तो मौजूद है, लेकिन क्या 5 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहां 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसीलिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया जी। बस इस तरह करके आपको प्रश्न को बनाना है। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका फीडबैक दीजिएगा। इसका डीपीपी आपको मिलेगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। डीपीपी जरूर बनाइएगा।